नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। बिहार की चुनावी लड़ाई, बिहार की बात में आज यही बात है। बिहार की चुनावी लड़ाई अब एक नए दांव पर आई है। क्या है वो दांव और क्यों उस दांव के बाद दांव चलने वाले भी फंसते नजर आ रहे हैं और क्यों वो दांव कहीं भारी ना पड़ जाए? क्यों कहा जा रहा है कि ये दांव चल के गलती तो नहीं हो गई? और इस खेल में कैसे चुनावी गणित बिगड़ सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं सुनील राउत, लगातार आपको बिहार का विश्लेषण दे रहे हैं। सुनील, पहले तो जो मैं कह रहा था कि चुनावी लड़ाई पहले तो गानों पे आई, फिर एक नए दांव पर पहुंच गई। इस दांव में उलझते सुलझते जिन्होंने दांव चले, क्या है वो दांव और क्यों कहा जा रहा है कि अपने ही दांव में गिर गए वो जिन्होंने दांव चला? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, बिहार की जो राजनीति है इन दिनों अगर आप देखेंगे, एक तरफ एनडीए है जो अपने डेवलपमेंट की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है और डेवलपमेंट के मुद्दे पर वो चुनावी मैदान में उतरा है। दूसरी तरफ आरजेडी ऐसे मुद्दे उठा रही है। तेजस्वी यादव मंच से तो कह रहे हैं नौकरी देंगे, दवाई, शिक्षा, ये वो, लेकिन उसको घेर देती है बीजेपी। कहती है, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में कोई परछाई भी मेरी अगर भ्रष्टाचार करेगी तो मैं उसको सजा दूंगा। अब बीजेपी वाली पहुंच गए उस जमीन पर, पटना की जो करोड़ों रुपए की जमीन उन्होंने रेलवे घोटाले में दबोच ली थी। बोले कि ये भैया ये किसकी परछाई है? आप मतलब कौन बात कर रहा है भ्रष्टाचार की? तो ये जैसे ही मुद्दे उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरजेडी को घेर लेती है। अब आरजेडी ने ये सोचा कैसे आरजेडी जो है अपनी दांव में उलझते जा रही, इसका प्रमाण है। अब हुआ ये कि जिस दिन एक तो लंबे वक्त तक पूरे नामांकन की तारीख निकल गई, आपने डिप्टी सीएम मतलब सीएम का अपना चेहरा नहीं घोषित कर पाए, लड़ाई चलती है, प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतर पाए। जैसे तैसे आप एक टेबल पर आए, मुकेश साहनी अड़ गए, बोले कि डिप्टी सीएम बोलेंगे तभी मैं आऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो गई, चुनाव लड़ने से मना कर गए। हाँ, तो फिर जैसे तैसे आए और आपको करनी पड़ी ऐलान। अब जैसे ही मुकेश सहनी का ऐलान आपने कर दिया, आप फंस गए। कैसे फंस गए? सबने मुद्दा उठा दिया, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर सबको मौका मिल गया कि भाई 2% वाले को तो आपने सीएम, डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, 18% वाले जिसपे एमवाई की आप बात करते, मुस्लिम यादव, वो क्या आपके दरी उठाने के लिए आपके आरजेडी की? और वही वोटर है जिसने आपको सत्ता तक पहुंचाने में मदद बिल्कुल, मतलब बड़ा जो आरजेडी का वोट बैंक जो है एमवाई ही माना जाता है, मुस्लिम यादव। लेकिन क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने बड़े ही चालाकी से डेवलपमेंट करके जो पसमानदा मुसलमान है का, उसको अपने पाले में कर लिया है। अब आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। सीमांचल में जो 24 सीटें लगभग आती है विधानसभा की, वहां पर बड़ा खेल जो है वो असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार 5 सीटें जीत गए थे और वो चले गए फिर आरजेडी में, वो माफ करिएगा जेडीयू में। तो इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के आने से इनमें खलबल ही थी। अब असदुद्दीन ओवैसी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बात करता है मुसलमानों की, क्या वो दरी बिछाने के लिए हैं? 2% वाले को अपने सीएम, तो इन पर दबाव आया। अब ये डिप्टी सीएम कैसे? तो कहा यह जाने लगा कि जो भाई शहाबुद्दीन का लड़का है उसको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब ये घोषणा भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि जैसे ही ये घोषणा कर देंगे तो फिर बिहार में जंगल राज बीजेपी कहेगी कि भैया जिनके बाप जो थे वो इतने अपराधी घोषित थे, फिर मुद्दा आ जाएगा सवालों की जंगल राज में। तो ये कैसे फंस गए? तो अब इन्होंने क्या किया कि उस मुद्दे को ना टटोल के इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया। ये कटिहार की रैली में थे, पहले तो इनके कारी शोएब करके एक एमएलसी है, उन्होंने मंच से कहा कि भैया सब मुसलमान जो है वो इकट्ठे हो जाइए और तेजस्वी को इसलिए जिताइए क्योंकि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो ये जो वक्फ कानून है इनका सबका हिसाब भी होगा, जिन लोगों ने वक्फ का समर्थन किया, और ये कानून हम फाड़ के फेंक देंगे इसको आते ही। अब ये बात एमएलसी ने बोली, यहां तक तो ठीक था। कटिहार की रैली में तेजस्वी यादव ने भी ये बात बोल दी। अब ये बात बोल के तेजस्वी फंस कैसे गए, इसको समझिए कि और क्यों वक्फ पर ये बयान भारी भी पड़ सकता है। बिल्कुल भारी इसलिए पड़ सकता है क्योंकि वक्फ को लेकर आप देखिए पूरे देश में नाराजगी थी, और सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, क्रिश्चियंस की बात नहीं है, मुसलमान खुद परेशान है क्योंकि वक्फ के नाम पर पता चले मुसलमानों की जमीन कब्जा ली गई। और कौन कब्जा रहा है? जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वैसे भी तेजस्वी और आरजेडी पे तो ठप्पा लगा हुआ है कि भाई जमीन कब्जाने वाले लोग हैं ये, नौकरी के बदले जमीन, होटल के बदले जमीन। हाँ, आरोपों के घेरों में वही है। तो इसीलिए अब वक्फ का जैसे ही इन्होंने मामला उठाया, भारतीय जनता पार्टी तुरंत मुद्दे को लपक लिया, चुनाव आयोग के पास चले गए, बोले कि जो सीएम बनने की बात कर रहा है, जो आदमी घोषित कैंडिडेट है, वो संसद के द्वारा पारित
जो कानून बन चुका है इस देश का, उस कानून को फाड़ने की बात कैसे कर सकते हैं आप? तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ एक तरह से कानून रूल का हो आप जाएगा। कर रहे हैं। हाँ, आप इसके ऊपर संज्ञान लीजिए। और दूसरा ये बात कि जो बाकी समुदाय के लोग हैं, आपने मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में फिर उस मुसलमान को खुश करने के लिए, अब वो मुसलमान कितना खुश होता है ये बात अलग है, क्योंकि मुसलमानों के बीच संदेश जा चुका है कि आरजेडी सिर्फ नाम के मुसलमानों को डराती है कि बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। ये मुसलमान कह रहे हैं वहां का, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं जी, हमको घर भी दे रहे हैं, बीजेपी वाले राशन भी दे रहे हैं, भेदभाव तो कर नहीं रहे। नीतीश कुमार नहीं, और रही सही कसर तो फिर ओवैसी भी अपना इम्पैक्ट रखते नहीं, हैं ना। ओवैसी तो कह ही रहा है ना, ओवैसी ने कह दिया ना इन पे। हाँ। तो वो भी एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जैसे मैं सीमांचल का गणित आपको बताता हूं कि 24 विधानसभा सीटें ऐसी जिस पर 40 से लेकर 68% तक जो है वो मुस्लिम जो है प्रभाव रखते हैं या उतना वोटर है वहां पर। और इन 4 जिले आते हैं इसमें, कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है और किशनगंज। ये सीमांचल का जो इलाका है नेपाल से सटा हुआ जिसको इलाका कहा जाता है, और जहाँ ओवैसी की बड़ी अच्छी पकड़ है। उसमें 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे पिछली बार नीतीश कुमार ने, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। हालांकि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार वो जीत नहीं पाया था, लेकिन सीमांचल की जो 24 सीटें थी उसका अगर कुल हम आंकड़ा निकालें तो 12 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीता था पिछले बार, मैं बता रहा हूं आपको। और 7 सीटें सिर्फ आरजेडी खाते में आई थी और 5 असदुद्दीन ओवैसी छिटक गए थे। अब इसका गणित समझिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी इस बार भी 5 से 10% वोट भी खा गए, प्रशांत किशोर भी मैदान में आ गए, वो भी मुसलमानों की बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने एक दाव चल दिया था, बोले कि जिस सीट पर मुसलमान प्रत्याशी तेजस्वी यादव उतारेगा उस पर हम नहीं उतारेंगे। और इन्होंने पहले ही उतार दिए सारे अपने प्रत्याशी। तो एक तरह से दबाव में ले लिया कि अब भैया तुम मुसलमानों की बड़ी बात करते हो, तो हमने जहां मुसलमान उतार दिया प्रत्याशी, तुम मत उतारो वहां। अब ये मुसलमानों के बीच संदेश दे दिया कि भैया देखो तेजस्वी तो सगाई नहीं हो, मुसलमानों को ही हराना चाहते हैं तेजस्वी। तो सब तरफ से तेजस्वी घिर गए, तो इन्होंने सोचा कि वक्फ वाला दाव चल देते हैं। तो इससे थोड़ा सा मुसलमान जो नाराज है हमसे, वो वक्फ के नाम पर भावनात्मक अगर कर देंगे। लेकिन आज के वक्त का मुसलमान इतना मूर्ख थोड़ी रह गया है, और उनको पता है कि भैया जो केंद्र का बनाया हुआ कानून है वो राज्य सरकार उसको डिमोलिश कर ही नहीं सकती है। ये तो कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है इस पर कि जो केंद्र का बनाया हुआ कानून है और राज्य उसको डिमोलिश कर ही नहीं सकता, आपको उसको लागू करना ही। उनको अपने ये मूर्ख बनाने वाली एक बात है। एक बात हो गई क्योंकि समीकरण जो बदल रहा है ना, क्योंकि आपने ये अच्छा किया कि सारी सीटें बता दी, तो उस समीकरण जो सीटें हैं खासतौर से मुस्लिम बाहुल्य प्रभाव वाले इलाके में, तो उसका संदेश देने के लिए उन्होंने कर दिया। लेकिन मतलब जो नाराज एक मुसलमान है कानून के तहत है तो संभव नहीं है उस तरीके से। बिल्कुल। तो अब दूसरा फैक्टर ये भी हो गया जो आप कह रहे हैं कि एक तो प्रशांत किशोर प्लस ओवैसी, तो रहा सहा जो एक दबाव है। इनके भाई भी है मैदान में, इनके भाई भी तो, और ये कह रहे हैं इनके बड़ा तेज प्रताप यादव से जब पूछा जा रहा है तो बड़ा अच्छा कह रहा है कि कह रहे कि यार वो तो वो जैसे इन्होंने कहा नौकरी देने की और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो कह रहे कि उसके झांसे मत आना, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो पूरे बिहार का क्या होगा। ये डायलॉग ये अपने आप में उनके लिए चिंता का सबब भी है बहुत ज्यादा। जब भाई आप पर सवाल भाई कह रहा है कि जो मेरा नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। हाँ, ये सवाल, और मैं तो बड़ा भाई हूँ। और मेरा हक था, वो मेरा हक मार गए आप। नहीं, ये अपने आप में इसलिए शायद वो दबाव भी होगा उनके ऊपर, क्योंकि जैसे चुनाव आगे बढ़ता है आप देखिएगा चुनाव के जैसे जैसे अभी तो छठ की वजह से थोड़ा सा वो पूजा है तो रैलियां थोड़ी सी विराम है, लेकिन छठ घाटों पर पॉलिटिकल नेताओं की धूम है, क्योंकि ये दबाव भी देखा जा सकता है सामने कि आप इस तरीके से दाव चल रहे हो। अब उसमें भी अब चूंकि जब डेवलपमेंट का एजेंडा आता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जैसे एक नया प्रसंग आ गया गानों वाला, तो उसमें भी आप देख रहे होंगे बहुत बुरी तरह फंस गए थे, जिसमें सफाई देनी पड़ रही उनको कि नहीं जी हमारे आधिकारिक गाने नहीं है। लेकिन जब आपके आधिकारिक गाने नहीं है तो आपके रैलियों में आपके मंच पर कैसे बज रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब आरजेडी ने नहीं दिया। एक तो गाना है वो लड़की माल वाला कोई गाना है, वो भोजपुरी में बोल भी नहीं सकते हैं, मतलब जिसमें लड़कियों को माल बताया गया है, और वो गाना जो है ऑफिशियल तेजस्वी के चुनावी रैली में मंच पर गाया जा रहा है। तेजस्वी के माल हवे, वो ऐसे कुछ है कि तेजस्वी की माल लड़कियों को हम बनाएंगे, मतलब ये क्या है। जबकि हालांकि देखो उनको कहना पड़ा कि नहीं हमारा इससे कोई नहीं, आधिकारिक नहीं, फिर बच कैसे रहे रैली में, वही मैं कह रहा हूँ। और ये उनको अपनी रणनीति पे सोचना होगा ना कि अगर आपकी रैली में बज रहा है। इसके अंदर की बात मैं आपको बताऊं तिवारी जी, ये दर्शक भी समझता है, देश की जनता भी समझती है, बिहार के लोग भी समझते हैं, क्योंकि आपका MY समीकरण जो है मुस्लिम यादव, आप मुस्लिमों को साधने के लिए आपने तो वक्फ वाली दांव चल दी, अब यादवों को कैसे साधे आप, क्योंकि यादव भी आपसे कई यादव टूट चुके हैं। आपने देखा कि यादव आप सिर्फ बिरादरी की बात करते हैं और यादव के नाम करते क्या है, मीसा भारती, आपके यादव परिवार मतलब घर के लोग, बाकी यादव आपके लिए रामकृपाल यादव, ये भाई ये भी यादव है ना, लेकिन बाकी में पार्टी में यादव की क्या दुर्गति हुई है। हरियाणा से आप एक यादव लेके आ गए,
संजय यादव, बाकी आप राज्य के यादवों की सुन ही नहीं रहे हैं। तो यादव भी इनसे नाराज है। तो अब यादव को जो कहा जा रहा है, ये सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि तेजस्वी ने फिर अपने छर्रे शब्द का इस्तेमाल किया ये सोशल मीडिया में कहा गया। ये छर्रे जो है, इन छर्रों को काम पे लगाया कि यादव जाति की वो एक महिमा मंडन आप करिए और कहिए कि तेजस्वी भैया अगर सत्ता में आ जाएंगे तो फिर अहिर ही वो। और वो जो खेसारी लाल का गाना है, सबसे बड़ी भैया आपके पार्टी का वो घोषित उम्मीदवार है, और खेसारी लाल का गाना अहिरान की अहिरों की ही चली और अहिर की ही चलेगी। तो बाकी जाति वाले क्या करेंगे भैया? उसमें खौफ आ गया। बीजेपी ने तुरंत एक विज्ञापन बना दिया कि दूसरे जाति वाले डर में, बोले भैया ये आ गए तो हमारा क्या होगा। तो आपने सिर्फ एक जाति का वर्चस्व और महिमा मंडन करने के चक्कर में, और यादव की छवि भी आप गलत साबित कर रहे हैं। उसमें एक लिखा है कि भैया जी जब सत्ता में आएंगे तो कट्टा के सटा के घर से उठा लेंगे। एक गाना ये चल रहा है, हमारे भैया को सत्ता में आने दो। अब तो मतलब क्या अपहरण उद्योग जो चलता था फिर से जीवित करेंगे। ये तो मौका मिल रहा है ना, फिर सही सीधी बात है कि आपके अगर इस तरीके से गाने आप बात, और तेजस्वी का नाम है उसमें, भैया तेजस्वी। अगर आपकी मंशा नहीं है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? आप पुलिस स्टेशन में उस गायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए कि मेरे नाम का ये दुरुपयोग कर रहा है। हाँ, सही बात है। हाँ। और क्योंकि सीधी तौर पे इसका मैसेज क्या जाएगा, लेकिन आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो आप उस गाने का मजा ले रहे हैं। तो आपका इसका मतलब कि आपकी हिडन एजेंडा है कि आप यादव के बीच संदेश दे रहे हैं कि भैया आइए अपना राज आएगा। ये यादव के बीच आप संदेश दे रहे हैं और यादव को आप बदनाम भी कर रहे हैं। जो अच्छा भला यादव है, क्या यादव दुनाली रख के लोगों का अपहरण करता है क्या? आपने सब यादवों को ऐसे पेंट कर दिया। अगर इस तरीके के गाने बजेंगे, बहुत है ऐसे कई गाने। एक तो गाना है, मतलब क्या बताएं हम, एक कहे कि आने दो हमको शासन में, रशियन बांटेंगे राशन में। तो अब भैया ये राशन में रशियन मतलब क्या? एक लिखा है कि वो एक गाना है, मतलब बताने में हमें शर्म आ रही है। एक गाना है कि भाई अगर केस लड़ने में आसानी तुमको हो जाएगी, तेजस्वी का तुम माल बन जाओ। नहीं तो फिर ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस तरीके से विरोध कर आरजेडी का माल बन जाओ, तेजस्वी ऐसे गाने, मतलब लड़कियों ये चीजें तो फिर तेजस्वी के लिए हाँ, इसका विरोध नहीं कर रहे तेजस्वी, बस इतना कह दिया कि नहीं जी हमारे आधिकारिक गाने नहीं। अरे आपके आधिकारिक नहीं है तो आपके पार्टी का नाम उसमें आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, और भैया सत्ता में आने की बात हो रही। भैया मतलब आप तेजस्वी का नाम बकायदा, कईयों में तेजस्वी का, कई में लिखा है लालू बालू माफिया, लालू का बालू माफिया, इस तरह से कि मतलब आप माफिया राज लाना चाहते हैं। तो इन गानों पर आपका एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन होना चाहिए कि आप थाने में जाइए कि ये गाने बैन कराइए भैया, ये हमारे गाने नहीं है। और यार जिसने बजाया, जिस मंच पे बजा, तो उस मंच की जिम्मेदारी जिसकी, नेता पे एक्शन लो अपने। तो ये नहीं ले रहे, इसका मतलब साफ है कि ये तेजस्वी यादव करवा रहे हैं ताकि एक यादव में संदेश जाए कि भैया यादव की सरकार। फिर बाकी बिरादरी का क्या भैया? वो तो खौफ में आएंगी। वो 18% वाला वैसे ही डरा हुआ है, वो कह रहा है कि हम दरी उठाते रहेंगे भैया। तो आपने वक्फ का झुंझुना पकड़ा दिया उनको। तो ये सब वहां पर चल रहा है तिवारी जी, और इसीलिए इस चुनाव में तेजस्वी हर तरफ से घिर गए। वो कहते हैं ना कि जब सब तरफ से आपको लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, राहुल गांधी ने अलग इनमें नाक में दम कर रखा था, अभी तक राहुल और इनकी ट्रसा की अब तक राहुल गए नहीं है वहां पे। महागठबंधन वोट चोरी का एक मुद्दा जो है वो बेफिजूल के मुद्दे पे 15 दिन घूम लिए आप, उसके बाद उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो आपने शुरू से रणनीति जो बनाई उसमें आप फंस चुके हैं। अब कहते हैं ना कि छटपटाने के लिए आप फिर कुछ गलत का गलत कदम उठा देते हैं। बिल्कुल वही हो जाता है, विनाश काले विपरीत। मैं कह रहा हूँ संक्षेप में बस आपसे एक जवाब और, ताकि दर्शकों को भी समझ में आए। ये दांव जो है, ये दांव लगता है आपको कि अभी जबकि समय है उससे पहले दांव चलना ये बताता है कहीं रणनीति में कमजोरी जो शुरू से हो रही थी, एक तो जो समन्वय की कोऑर्डिनेशन की, उसके बाद इस तरीके का दांव चलना नहीं, ये बिल्कुल ये दिखाता है कि आरजेडी के पास कोई प्लान नहीं है। जैसे आप राजनीति में देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव में जाता है अब तो बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ उतरना होता है आपको। और हर राजनीतिक दल के पास, जो समझदार राजनीतिक दल होता है जैसे भारतीय जनता पार्टी, वो ABC प्लान लेके चलते हैं कि भैया हमारा A प्लान अगर नहीं चलेगा तो हम स्विच कर जाएंगे B पर, और हमारा B नहीं चला तो हम C पे स्विच कर जाएंगे। आपके पास कोई रणनीति ही नहीं है। आप बिना, ये कहते हैं ना कि युद्ध के मैदान में आप उतर गए और आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अब जो आपको समझ में आ रहा है, जिधर तीर धनुष उठा लिया आपने, और जो सामने आ रहा है, अब उस चक्कर में अपने भी मर जाएंगे आपके। भाई आप अंधाधुन गोलियां चलाएंगे, अंधाधुन तीर धनुष मारेंगे, किसी को भी लगेगा, आप भी चोटिल हो जाएंगे। पता चले आपने बम फोड़ने के लिए गए, वो राहुल जी कह रहे थे ना परमाणु बम है हमारे पास, परमाणु बम, पता चला फूटा, वो कांग्रेसी लहूलुहान। और चूंकि दौर बदला है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। आपको धन्यवाद कहूंगा। उससे पहले ये जरूर कहूंगा कि आप भी सहमत होंगे इस बात से कि अब चूंकि देखिए कोई भी राज्य हो, चुनाव में मुद्दा जो है वो केवल डेवलपमेंट काम करता है या लाभार्थी योजना काम करती है, ये और इसको समझना चाहिए, खासतौर से जब चुनावी रणनीति में। बस इतना ही पूछना चाह रहा था आपसे। धन्यवाद सुनील आपका।
और आपको लगातार बिहार की बात के जरिए विश्लेषण देखते रहने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आप ये भी मतलब राय जरूर दें कि क्या ये जो दांव है आपको भी लगता है अगर आप बिहार के तो दोनों दांव चल के तेजस्वी यादव बुरी तरह फंस गए और चुनाव में फायदा नहीं है, नुकसान कराएंगे इनको? आप ये अपनी राय जरूर दें। बिल्कुल, ये राय जरूर दें और बताएं कि आखिरकार किस तरीके से इस दांव का असर हो सकता है। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।